गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग जो अपनी साइंस की क्लास थी है ना, उसमें हम लोग गॉस थ्योरम कर लिए, ठीक है। और कल हम लोगों ने देखा एक डेरिवेशन ही कैसे हम कूलॉम लॉ को फ्रॉम द गॉस थ्योरम है ना फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की, ठीक है। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है ना, ठीक। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक। तो चलिए आइए, हम अब तक पॉइंट चार्ज ले रहे थे है ना। हमने मान लिया कि एक अनंत लंबाई का कोई एक क्या है आपका वायर है, ठीक, जो कैसा है बेटा, धनावेशित है ना, ठीक। और इसके लंबवत है ना, इस वायर के लंबवत मान लीजिए आर डिस्टेंस पर कोई एक बिंदु क्या है आपका पी, एक बिंदु क्या हो गया पी, डिस्टेंस क्या हो गया आर। इस तार के मान लीजिए एकांक लंबाई में, तार के एकांक लंबाई के आवेश बराबर क्या आपका लेमडा मान लीजिए है ना, ठीक है। इसी को हम लोग रेखी आवेश का घनत्व भी बोलते हैं है ना, ठीक। एकांक लंबाई में यदि मान लीजिए तार आपका क्या है मीटर में है तो 1 मीटर में लेमडा आवेश है, सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर में लेमडा आवेश है। और यदि मान लीजिए इसकी लेंथ को आप एल मानते हैं, कोई भी एक छोटा सा एरिया, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा आपका एल इंटू लेमडा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि तार के, ठीक है, यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो कितना है आपका लेमडा है, ठीक। अब देखिए इसके कारण इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, ठीक। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से है ना इस बिंदु को O, बिंदु O से समान लंबाई दोनों तरफ, ये मान लीजिए पॉइंट A और पॉइंट B आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। क्योंकि पूरे तार पे तो हम इनफाइनाइट तो ज्ञात करेंगे नहीं, कुछ हमें छोटा सा सेक्शन उसका लेना पड़ेगा। तो हमने एक लेंथ लिया जो बिंदु O से क्या है A और ये डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है, सेम है, ठीक। तो यदि हमने लिया तो इसके कारण भी देखिए इस पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस पॉइंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपका होगा है ना, ठीक। ये मान लीजिए पॉइंट है ना, तो जो दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट ए के कारण इधर होगी और पॉइंट बी के कारण इधर होगी। अब इसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए क्या हो आपका डी ई हो, क्योंकि छोटा पार्ट आपने लिया है डी ई है ना, तो डायरेक्शन इस तरीके से हो गया। अब मान लीजिए यदि ए एंगल आपका क्या है थीटा है, तो इसके आपके कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए क्या होगा है ना, इसका इधर, और वर्टिकल इस डायरेक्शन में होगा है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा इसका क्या होगा बेटा आपका डी ई कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका डी ई साइन थीटा, ठीक। इसी प्रकार देखिए इसका भी एक कंपोनेंट ये होगा आपका है ना, जो होगा डी ई कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या होगा डी ई साइन थीटा। तो डी कॉस थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके कारण जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी है ना, परपेंडिकुलर टू द वायर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर टू द वायर। चलिए इसको बना लीजिए जितना आप, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं है ना, अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के किसी
सीधे आवेशित अनंत लंबाई के किसी सीधे आवेशित तार की विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के अक्ष के लंबवत होती है। तार की लंबाई क्या, तार के अक्ष के लंबवत भी लिख सकते हैं, है ना, ये दिक्कत। तार के अक्ष के क्या होती है बेटा, आपके लंबवत होती है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गया है ना, क्योंकि देखिए इस पॉइंट, ये आपका वायर था, है ना, इसकी हमने कोई एक लेंथ मेजर की, तो ए और बी ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, ये होगी, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ओरिएंटल दूसरा वर्टिकल। ओरिएंटल जब आपने लिया इसके कारण तो आपको मिल गया डी कॉस थीटा, वर्टिकल कितना मिलेगा डी साइन थीटा, है ना। इसी तरीके से इस वाला कारण आपको डी कॉस थीटा, है ना, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल डी साइन थीटा। देखिए जो हॉरिजॉन्टल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो वर्टिकल बचेगा वहीं बचेगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट द पॉइंट पी वो क्या हो जाएगी, इस वायर के अक्ष की क्या होगी, लंबवत होगी, क्योंकि देखिए वायर का अक्ष कैसा है, एक्सिस इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अनंत लंबाई किसी सीधे आवेशित तार के विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के अक्ष के लंबवत होती है ना। इंग्लिश में भी आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a straight wire, due to a straight charged wire is perpendicular to the लेंथ ऑफ वायर, या हाँ लेंथ ऑफ वायर भी आप लिख लीजिए, लेंथ ऑफ वायर या एक्सेस ऑफ वायर भी आप लिख सकते हैं, है ना, लेंथ ऑफ वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट चार्ज वायर इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसी के चारों तरफ, है ना, एक बेलनाकार स्ट्रक्चर ड्रा करके तो डेरिवेशन को करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लें, फिर डेरिवेशन करते हैं। चलिए ये देखिए, है ना, जो डेरिवेशन था, ठीक है, सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की व्युत्पत्ति। डायरेक्शन तो हमने देख लिया, परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, है ना, वायर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा कितना, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये जो आपका वायर था उसको हमने ले लिया, है ना, और इसके चारों तरफ एक सिलेंडर के, है ना, आकार का सॉलिड रख लिया हमने। ठीक, इसी से आपका क्या होगा, जो आवेश होगा, है ना, नंबर ऑफ द आवेश चार्ज क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, यानी फ्लक्स आपका जनरेट होगा। ठीक है, और तार के वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बेलन के त्रिज्या के अनुदिश होगी, है ना। ये देखिए बेलन का क्या है आपका मतलब रेडियस है, तो इससे जो निकलेगा, है ना, वो इसके क्या होगा, अनुदिश होगा, बेलन के त्रिज्या के अनुदिश होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वायर, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वायर इज अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, है ना। बेलन की त्रिज्या क्या होगा, अनुदिश होगा, या अलोंग विद द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। चलिए आइए, अब इसकी दो सतह जो अलग अलग है, पहले इस पे देखते हैं कि क्या होता है फ्लक्स आपका, यहाँ M और N पे, है ना। तो मान लीजिए इसका यदि एरिया वेक्टर क्या हो आपका, A हो, और इसका एरिया वेक्टर क्या बेटा, A हो। ठीक, तो सतह सरफेस M व N पर उत्पन्न फ्लक्स फाई MN इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में परपेंडिकुलर तो वायर है, ठीक है, और इसका एरिया का डायरेक्शन क्या है,
90 डिग्री का एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए इंटू ई कॉस 90 डिग्री कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0। यानी इस सतह से और इस सतह से जो निकलने वाला आपका क्या है फ्लक्स है वो क्या होगा 0 होगा, है ना। तो फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ इसका जो ये कर्व सरफेस है ना, जो वक्र पृष्ठ है उससे जो निकलेगा वही आपको फ्लक्स आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्योंकि इसका जो ये सर्कुलर सरफेस है या पार्श्व पृष्ठी जिसे हम कहते हैं जो लेटरल सरफेस है, इससे निकलने वाला क्या होगा 0 होगा फ्लक्स, है ना। तो ये आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि इसका देखिए वेक्टर एरिया क्या इस साइड है, इसका वेक्टर एरिया इस साइड है ना, क्षेत्रफल दिशा दोनों की इधर है, ठीक। और विद्युत क्षेत्र दिशा क्या है इस तरह है। तो जब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके कारण उत्पन्न फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, है ना, वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ रफ करके, है ना। चलिए आइए अब देखिए जो आपका ये पूरा प्रॉपर एरिया बचा हुआ है ना, इसके कारण, है ना। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया को पहले कंसीडर करेंगे। तो हमने जो है एक छोटा सा एरिया DA यहाँ पर क्या क्या कंसीडर कर लिया, ठीक, कि इससे निकलने वाला जो है नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है विद्युत बल की जो रेखाएं हैं वो कितनी है, ठीक है। तो इसका एरिया हमने मान लिया क्या बेटा आपका DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका पॉइंट क्या है P है, ठीक। तो अब जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, है ना। अतः तार का समस्त विद्युत वाहक बल लिखिए, आप फ्लक्स आप लिख लेंगे डायरेक्ट, समस्त फ्लक्स उसके वक्र सतह से निकलता है। क्यों निकलता है आपने देख लिया, है ना, डायरेक्शन के कारण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, है ना, वेक्टर एरिया डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, दोनों दूसरे क्या होंगे पैरेलल होंगे, है ना, ठीक। तो तार का समस्त फ्लक्स उसके वक्र सतह से निकलता है। अतः तो यहाँ से जो निकलेगा आपका फ्लक्स D फाई इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर A। और देखिए इनके बीच में जो डायरेक्शन है आपका, है ना, वो दोनों क्या है पैरेलल है। तो जब पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा आपका E इंटू A कॉस थीटा, ठीक। और देखिए E की A कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ बेटा 0 तो यहाँ से क्या आ जाएगा EA, ठीक। तो इस छोटे से पार्ट से निकलने वाले जो फ्लक्स D फाई हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी A इंटू A, पूरे के लिए हम ले लेंगे, है ना। तो अतः कुल पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक, फाई, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जो आपका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है तो क्या होता है आपको जानते हैं 2πr_l, है ना, 2πr_l होता है। तो 0 टू लिमिट कितना हो जाएगा 2πr_l, है ना, 0 टू 2πr_l, E बाहर होगा और अंदर क्या हो जाएगा आपका एरिया A सॉरी DA, है ना, ठीक। छोटा एरिया स्मॉल एरिया आपने लिया है ना। A इंटू DA, ठीक। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा EA पे लिमिट 0 टू 2πr_l या E इक्वल टू E इंटू 2πr_l, ये आ गया आपका फ्लक्स, है ना, ठीक। ये हो गया संपूर्ण वक्र सतह का क्षेत्रफल जो कर्व्ड है, ठीक है। संपूर्ण वक्र 2πr क्या था, संपूर्ण वक्र लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये यहाँ से आपका, ठीक, फाई निकल करके आ गया।
अब आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। रफ करना पड़ेगा क्योंकि अभी और भी बड़ा है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं, वीडियो पॉज। तो देखिए ये हो गया आपका जो आ गया है ना, अभी हमने सॉल्व किया था, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब आइए देखते हैं तार की लंबाई जो है आपकी कितनी बेटा, यहाँ पर आपने एल मेजर कर लिया है ना। तो तार की लंबाई एल पर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q इक्वल टू, तो देखिए एकांक लंबाई पे आवेश कितना था आपका लेमडा, तो एल लंबाई पे क्या हो जाएगा आवेश आपका लेमडा इंटू एल, ठीक। और देखिए अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से उत्पन्न कुल फ्लक्स क्या होता है आपका, कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, है ना। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। और क्यू की हम क्या रख सकते हैं, लेमडा एल, है ना, इसको रख लें, लेमडा एल अपॉन अपसाइलन नॉट, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए बेटा, 1 और 2 की तुलना कर दीजिए, ठीक है। इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे तो ये देखिए फाई दोनों तरफ, यानी क्या हो जाएगा आपका ई 2 पाई आर एल इक्वल टू आपको मिल जाएगा लेमडा एल अपॉन अपसाइलन नॉट, है ना, ठीक। या यहाँ से आपको ई निकालना, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल अपसाइलन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर अपसाइलन नॉट। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना होगा, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू आर, ठीक। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या हो किसी वायर, है ना, जिसकी लेंथ क्या है एल है, तो उस लेंथ पे डिपेंड भी नहीं किया, है ना, आपने देखा एल का टर्म कैंसिल हो गया। तो ई इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जिसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, इसलिए इसको 4 पाई टर्म में लिखने के लिए हमने इसी में क्या किया, 2 से ऊपर नीचे लिख लें आप, नहीं तो 2 से गुणा व भाग करने, है ना, तब आपका जा करके ये है इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, आर पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, आर, और आर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, यही ना आर है आपका, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। तो एक तो आपको यहाँ से ये चीज़ मिल गया। दूसरी चीज़ देखिए, वैल्यू ऑफ लेमडा यदि क्या है ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, आउटवर्ड द वायर, है ना, तार से क्या होगा, दूर होगा, ठीक। और जैसे ही लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, यानी यदि आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यदि पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड द वायर होगा, ठीक है, आउटवर्ड, है ना। और जैसे ही ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा की वैल्यू लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव में आएगी, जब निगेटिव होगी तो इनवर्ड, है ना, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें जो इससे रिलेटेड था, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन हमने आपको करा दिया। इसके अलावा देखिए बुक में आपके प्रैक्टिस बुक में स्फेयर के लिए भी है, क्योंकि ये एग्जाम में आया है, कई बार रिपीट भी हुआ, इसलिए हमने इसको कराया। स्फेयर के लिए भी है, तो स्फेयर के लिए ही हमने जनरेट भी किया था, तो वहाँ से आप उसको देख करके पॉइंट चार्ज लेकर के कई बार उसके सतह पर, है ना, तो जो कुछ भी देखिए, जो मेन चीज़ है वो क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया और डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 पाई आर एल आया, तो 2 पाई आर एल क्यों आया, क्योंकि सिलेंडर का जो कर्व एरिया होता है, क्योंकि इसका जो लैटरल सरफेस एरिया था उससे निकलने वाला 0 ही हो गया, है ना। सब में 0 नहीं होगा, क्योंकि सब में हो सकता है डायरेक्शन थीटा जो है 90 डिग्री ना बने, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो किसी भी एरिया से आपको गॉस का प्रमेय पूछे आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो गॉस वाला सेक्शन है वो क्या हो गया हमारा
कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के रूप में भी दे दूंगा और उसे फिर मैं सॉल्व भी करा दूंगा, एक वीडियो लेकर के, असाइनमेंट के नाम से ही होगा, वहाँ से आप कर लेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे इसके नेक्स्ट सेक्शन पे कैपेसिटर संधारित्र, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। थैंक यू।